हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। इससे पहले हमने अध्याय 1 कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के अध्याय 1 देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप अध्याय 2 कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। जैसे कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है, इसी के बारे में हमको जानना है और समझना है। ये लेसन इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी ये, क्योंकि ये विभिन्न एग्जामों में पूछे जाने वाले सवाल क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, हम इम्पॉर्टेंस पॉइंट को या इम्पॉर्टेंस लाइन को अंडरलाइन कर देंगे। आप अपने नोटबुक्स में लिख भी सकते हैं, और या आप अपने इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। और आपको यहाँ पर बहुत सारे नोट्स को मैंने हस्तलिखित नोट्स को एनालिसिस कराया हूँ, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उस नोट्स को बार बार देख भी सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता, परंतु हाल ही के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां इसी के अंतर्गत आती हैं। आप इन मानचित्रों में देख सकते हैं और इसमें ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हिमालय की ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कुनलुन श्रेणी और पामीर ग्रंथि, ये सारी चीज़ें कैसे क्या हैं। काराकोरम और हिमालय कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। आइए आगे जानते हैं और समझते हैं। जैसे उत्तरी मैदान जड़ों निक्षेप से बने होते हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। जो प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूहों में। ये मुख्य भौगोलिक वितरण हैं। भारत की भौगोलिक आकृतियां हैं किसके? भारत के, जिसके अंतर्गत हिमालय पर्वत आता है, उत्तरी मैदान आते हैं, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान, द्वीप समूह इसी के अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं एक एक बारे में। जैसे कि हिमालय पर्वत के बारे में जानते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं पश्चिमी पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर हो जाता है। अर्थात जो हिमालय पर्वत की है, जो कश्मीर में इसकी जो चौड़ाई होती है लगभग 400 किलोमीटर, वही आगे चल कर के अरुणाचल प्रदेश में ये काफ़ी सकरा हो जाने के कारण इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर ही रह जाती है।
ठीक है। फिर पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई से अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूर्वी देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। जैसे कि सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर, जिसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर जिसमें हिमालय के प्रमुख या उच्च शिखर के अंतर्गत जैसे माउंट एवरेस्ट आता है, ये नेपाल देश में है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। कंचनजंगा ये भारत में 8598, मकालू नेपाल में 8481, धौलागिरी जो है ये नेपाल में 8172 है। फिर इसके बाद नंगा पर्वत जो भारत में है 8126 मीटर, अन्नपूर्णा नेपाल में है 8078 मीटर, नंदा देवी भारत में 7817 मीटर, कामेट भारत में है 7756 मीटर, नामचा बरवा भारत में 7756 मीटर और गुरला मंधाता जो है ये नेपाल में है 7728 मीटर है। जिसे कि महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है। महान हिमालय के वलय की जो प्रकृति है ये असीमित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना होता है। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। बहुत से हिमानियों का प्रवाह यहीं से होता है। हिमालय के इस भाग का क्रोड क्या होता है? क्रोड हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना होता और यहाँ पर श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं और यहाँ पे बहुत से हिमानियों का प्रवाह होता है। जैसे कि महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम लिखिए और भारत के उन राज्यों के नाम भी जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हुए, आप उनके नाम लिख सकते हैं। आगे समझते हैं कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है, अर्थात हिमालय के दो दक्षिण में स्थित श्रृंखलाएं सबसे ज़्यादा असम में हैं एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ। इनकी ऊंचाई देखा जाए 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच और इसकी औसत चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजार श्रृंखला का सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं और इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। अब ज्ञात करना है या आपको ज्ञात करना चाहिए कि एटलस में मसूरी, नैनीताल, रानीखेत की स्थिति देखें और उन राज्यों के नाम भी लिखें जहां ये उपस्थित हैं। कौन सी चीज़ें? नैनीताल, रानीखेत, एटलस में ये सारी चीज़ों को आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या है? तो ये शिवालिक कहलाता है। तो यहाँ पर जो है इस शिवालिक श्रेणी है, इसकी सबसे बाहरी श्रृंखला को हम शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, ये सारी श्रेणियाँ इसी में मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम बात करें ये काराकोरम श्रेणी, फिर इसके बाद लद्दाख श्रेणी, इसके बाद जास्कर, फिर इसके बाद कौन सी श्रेणी आती है? सबसे लास्ट में शिवालिक श्रेणी इसके अंतर्गत आता है। इसमें जानेंगे जो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हम शिवालिक श्रेणी कहते हैं और इनकी जो चौड़ाई होती है वो 10 से 50 किलोमीटर के बीच होती है। 10 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है किसकी? शिवालिक पहाड़ी की, और इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों के द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित
लंबवत घाटी को दून के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे कुछ प्रसिद्ध दून हैं जैसे कि देहरादून, कोटली दून और पाटली दून भी इसी के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे लास्ट में है ये शिवालिक पहाड़ी सबसे पहले है, वो काराकोरम श्रेणी, उसके बाद है लद्दाख, फिर जास्कर श्रेणी आता है, फिर ये हिमालय है। आप देख सकते हैं हिमालय को, यहाँ पे बहुत सारे हैं पर्वतीय महामरुस्थल, अरावली श्रेणी यहाँ पर, सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान में है, फिर इसके अंतर्गत गारो खासी जयंतियाँ भी आप यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं। बांग्लादेश कोशी नदी यहाँ पर आप देख सकते हैं। कैलाश श्रेणी कहाँ पर है ये भी आप इस मानचित्रों के माध्यम से देख सकते हैं मानचित्र में, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए पढ़ते हैं आगे कि इस उत्तर हिमालय पर्वत को आप देख सकते हैं, ये हिमालय पर्वत है, और इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है और इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूरब तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ भाग क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र जो है ये हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ जो हैं उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर के गुजरती हैं। मजबूत बलुआ पत्थरों जो औषधि शैल हैं से बनी होती हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई नागा, मीजो, मणिपुरी पहाड़ियाँ शामिल हैं। उत्तरी मैदान जानते हैं उत्तरी मैदानों के बारे में। जो ये उत्तरी मैदान जो है 3 प्रमुख नदियाँ या नदी प्रणालियों जैसे कि सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना हुआ है। अर्थात जो उत्तरी मैदान है इसका जो निर्माण है या इसकी प्रमुख नदी प्रणालियों के अंतर्गत 3 नदियाँ आती हैं, एक सिंधु, दूसरा गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी, और इनकी सहायक नदियाँ से मिलकर के बना है। ये मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन अर्थात द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में पर यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ये सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं और नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियाँ या नदी द्वीपों का निर्माण होता है। और ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरकाएँ कहा जाता है। कि आप जानते हैं दो आब का अर्थ है कि 2 नदियों के बीच का भाग 2 आब 2 समूहों से मिलकर के बना है। दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ होता है 5 और आब का अर्थ होता है पानी।
उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब मैदान कहा जाता है और सिंधु तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झलमाए, चनाबाए और रबियाए ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में 2 आबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। ये उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतया इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यही सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधताएं हैं। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाभर के नाम से भी जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाभर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। ये वन प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदानों के ऊपर स्थित हैं। वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहते हैं। अर्थात बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है और इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता, इसीलिए ये उपजाऊ होते हैं। गहन खेती के लिए आदर्श भी माने जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल होता है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना है। ये गोंडवाना भूमि के टूटने और अफवाह के कारण बना था और यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं और इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है। उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला, उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीली मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंधु, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहुत बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मैखाल श्रृंखला के पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस प्रकार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय, कारगी, एकलोंग पठार तथा उत्तर कछार वाली
या उत्तर कछार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। पश्चिम से पूरब की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतियां हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित हैं। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित हैं। यूँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया। पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है और ये वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है और इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी, जिसका ऊंचाई देखा जाए 2695 मीटर, टोडा बेटा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय तथा जवेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं और उडगमंगलम, जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है, ये कोडीकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई, इसीलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों की पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। ये बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। भारतीय मरुस्थल के बारे में जानते हैं। भारतीय मरुस्थल जो है ये अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल कहा पर स्थित है। ये बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है और इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम, वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद ये बालू में विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवतः टीले भारत पाकिस्तान के सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। तटीय मैदान जानते हैं। भारत के तटीय मैदानों के बारे में, जिसे कि प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। पश्चिमी तट जो होता है पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण अर्थात जो मुंबई तथा गोवा के बीच है, मध्य भाग को कंकड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण
भूलक्षण है। क्या है? भूलक्षण। क्या आप जानते हैं चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। द्वीप समूह के बारे में जानते हैं। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीपों समूह को पहचान सकते हैं? एक द्वीप। द्वीप क्या होते हैं? जैसे कि केरल के मालाबार के तट पर स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इसको लकाद्वीप या मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला कारावती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो पिटली द्वीप पर क्या है? एक पक्षी अभ्यारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ये द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। ये द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बटा है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। ये माना जाता है कि ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधताएं हैं। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित हैं एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय या तथा घने जंगलों से आच्छादित हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भूभाग आकृतिक विभागों का विस्तृत वितरण प्रत्येक विभागों की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और ये देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई। तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पौध संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। इससे पहले हम समझेंगे प्रवाल क्या है। प्रवाल जो होता है ये पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्सशू आकार वाले रोधिका होते हैं। यहाँ पे है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर दिया हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है क्या कहलाता है? 3 ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं? 3 ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण हमसे द्वीप के नाम से जानते हैं। द्वीप। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? पूर्वांचल, उत्तराखंड या हिमाचल, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर दें। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा था। इन सब प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। तो हम मिलेंगे एक नए अध्याय में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।